बीते दिनों हमारे पड़ोसी के घरों में मातम मचने की खबर आप तक भी जरूर पहुंची होगी। उनके बेचारे प्यारे जिहादियों को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, वो भी पाकिस्तान के अंदर। अब वैसे तो ये अननोन गनमैन कौन है किसी को नहीं पता, पर पाकिस्तानियों की माने तो ये भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, या अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो रा की साजिश है। आज हम इसी RNAW के फाउंडर और फर्स्ट चीफ रामेश्वर नाथ काव उर्फ RN काव के बारे में बात करने वाले हैं। सीक्रेट सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखने वाले हर आदमी ने एक ना एक बार भारत के इस शानदार स्पाई के बारे में सुना जरूर होगा। जेंटलमैन स्पाई मास्टर के नाम से मशहूर RN काव की निजी जिंदगी बेहद छिपी हुई है। आज हम अपनी इस बायोग्राफी सीरीज के नए एपिसोड में इन्हीं स्पाई मास्टर और उनसे जुड़े किस्से कहानियों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। रामेश्वर नाथ काव केवल एक जासूस नहीं थे, वे एक दूरदर्शी व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी को आकार दिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के संस्थापक प्रमुख के रूप में उन्होंने इस एजेंसी की नींव रखी और 1968 से 1977 तक इसका नेतृत्व किया। बेहद सतर्क और निजी जीवन जीने वाले काव ने पर्दे के पीछे से कुछ सबसे महत्वपूर्ण खुफिया अभियानों को अंजाम दिया। फिल्मों में दिखने वाले जासूसों के विपरीत काव एक सौम्य और शिष्ट व्यक्ति थे जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे हमेशा परछाइयों में रहे और अपने कार्यों का श्रेय लेने से दूर रहे। फिर भी खुफिया जगत में वे अत्यंत सम्मानित थे। उनके कार्यों ने वैश्विक जासूसी को प्रभावित किया और उनकी रणनीतिक सोच ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। 10 मई 1918 को बनारस, उत्तर प्रदेश में जन्मे काव एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे जो श्रीनगर से पलायन करके लखनऊ और फिर बनारस आया था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके बाद उनके चाचा पंडित त्रिलोकीनाथ काव ने उनका पालन पोषण किया और शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई, जहां उन्होंने 1932 में मैट्रिक और 1934 में इंटरमीडिएट पूरा किया। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक BA और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक MA की उपाधि प्राप्त की। नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1940 में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की और इंडियन इंपीरियल पुलिस में शामिल हुए। उनकी पहली नियुक्ति कानपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक ASP के रूप में हुई, लेकिन जल्द ही उनकी विशेष क्षमताएं खुफिया अधिकारियों की नजर में आईं और भारत की स्वतंत्रता से पहले ही वे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में शामिल हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात IB एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश की खुफिया एजेंसी के अनुरूप ढालने की जरूरत थी। इसकी जिम्मेदारी थी तब के IB चीफ BN मलिक के ऊपर। BN मलिक ने तब RN काव को बुलाकर उन्हें प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी दी थी। 1955 में काव ने कश्मीर प्रिंसेस नामक विमान दुर्घटना की जांच की। यह एयर इंडिया का लॉकहीड L749A कॉन्स्टलेशन विमान था जो हांगकांग से बांडुंग, इंडोनेशिया जा रहा था। इसमें चीनी अधिकारियों और पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल सवार था। यात्रा के दौरान विमान में टाइम बम से विस्फोट हुआ, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई। इस उड़ान में चीन के प्रधानमंत्री जो एनलाई को भी होना था, लेकिन अंतिम क्षणों में उनके यात्रा कार्यक्रम में बदलाव हो गया, जिससे वे इस हमले से बच गए। इस हमले में ताइवान समर्थित गुटों की संलिप्तता की आशंका जताई गई। काओ ने ब्रिटिश और चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर जांच की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बॉम्ब हांगकांग में प्लांट किया गया था। उनकी इस जांच के लिए जो एनएलआई ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भेजा। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की खुफिया एजेंसी IB बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने में विफल रही। इन असफलताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काओ को एक स्वतंत्र बाहरी खुफिया एजेंसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। 1968 में काओ ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की और इसे एक विश्वस्तरीय खुफिया एजेंसी बनाने में जुट गए। उन्होंने खुद एजेंटों की भर्ती और प्रशिक्षण किया, गुप्त नेटवर्क स्थापित किए और एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार किया। इंदिरा गांधी उन पर अत्यधिक विश्वास करती थीं और उन्हें सीधे रिपोर्ट करने की अनुमति थी। 1971 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया तो रॉ ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों मुक्ति बाहिनी को खुफिया जानकारी, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया।
काओ के नेटवर्क की वजह से भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलती रही। युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के हमलों और नौसेना कमांडोज द्वारा चटगांव बंदरगाह पर की गई कार्रवाई में काओ की एजेंसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिक्किम, जो एक स्वतंत्र राज्य था, 1975 में रॉ के चीफ RN काओ के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन के फलस्वरूप भारत में शामिल हुआ। उस समय वहां के चोग्याल राजा पालडेन थोंडुप नामग्याल के खिलाफ जन असंतोष बढ़ रहा था। काओ ने काजी कजिलहेंदुप दोरजी के नेतृत्व वाले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को रणनीतिक सहायता प्रदान की। भारतीय सेना ने बिना किसी बड़े संघर्ष के सिक्किम के महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों पर नियंत्रण कर लिया। बाद में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें सिक्किम की जनता ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने का समर्थन किया। यह पूरी प्रक्रिया काओ की कुशल रणनीति का प्रमाण थी। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद बढ़ने के बाद काओ ने महसूस किया कि भारत को एक विशेष आतंकवाद निरोधी बल की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NSG को जर्मनी के GSG-9 और ब्रिटेन के SAS की तर्ज पर गठित किया गया। काओ ने यह सुनिश्चित किया कि इस बल को अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिले। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं में NSG की महत्वपूर्ण भूमिका काओ की दूरदर्शिता को दर्शाती है। काओ अपनी गोपनीयता को लेकर बेहद सतर्क थे। उन्होंने कभी कोई आत्मकथा नहीं लिखी और न ही विस्तृत साक्षात्कार दिए। उनका मानना था कि एक खुफिया अधिकारी को परछाइयों में ही रहना चाहिए। लेकिन अपने अंतिम समय में उन्होंने कुछ संस्मरण लिखे, जिन्हें उन्होंने उस वक्त एक मोरेटोरियम के साथ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखा गया था। यह सभी दस्तावेज उनकी मृत्यु के 25 वर्ष बाद डिक्लासिफाई किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्दे के पीछे से कार्य करते रहे। 1989 के बाद जब कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ तो काओ ने सरकार से उनकी स्थिति सुधारने के लिए लगातार अपील करते रहे। 2002 में 84 वर्ष की उम्र में काओ का निधन हो गया। रामेश्वर नाथ काओ कभी भी प्रसिद्धि के इच्छुक नहीं थे। उनकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई आत्मकथा नहीं, फिर भी उनका योगदान भारत की सुरक्षा और इतिहास में अमिट है। काओ साहब लंबे कद के, शांत स्वभाव के, लेकिन आंखों में एक चमक लिए हुए थे। वो कम बोलते थे, पर उनकी हर बात में वजन होता था। लोग उन्हें काव द ग्रेट कहते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत की सुरक्षा। काव साहब ने रॉ को सिर्फ एक एजेंसी नहीं, बल्कि भारत की ढाल बनाया। उनकी विरासत उन गुप्तचरों के बीच जीवित है जो आज भी राष्ट्र की रक्षा में अज्ञात रहकर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही जैसे काओ ने चाहा था। हम देश के इस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाकी आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और आगे आप किन पर बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो उस पर अपने विचार कमेंट में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।